नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुरभि मदान सिम्स हॉस्पिटल अहमदाबाद में इन्फेक्शियस डिजीजेस स्पेशलिस्ट यानी जेपी रोग विशेषज्ञ हूँ। नोवेल कोरोना वायरस की इन्फेक्शन से फैलने वाली कोविड-19 नाम की संक्रामक बीमारी जो दिसंबर 2019 में चीन के वुहान नाम के शहर में शुरू हुई, वो आज विश्व के 150 से भी ज्यादा देशों को अपनी चपेट में ले चुकी है। और इसी के चलते हाल ही में WHO ने यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस बीमारी को एक पैंडेमिक घोषित किया, यानी कि वैश्विक महामारी। विश्व भर में 2.5 लाख से भी ज्यादा लोग इस बीमारी से ग्रसित हो चुके हैं और 10,000 से भी ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। भारत में भी यह बीमारी फैलती जा रही है। अगर हम आज का आंकड़ा देखें तो 200 से भी अधिक लोग कोविड-19 से आज की तारीख में भारत में पीड़ित हैं। यही समय सही है कि हमें इस बीमारी के बारे में जानना होगा, इसके बारे में सही जानकारी उपलब्ध कर अपने आप को इस बीमारी से कैसे बचाएं वो पता करना होगा और इस बीमारी को रोकने में हम क्या योगदान दे सकते हैं उसकी पूरी जांच पड़ताल करनी होगी। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कोरोना वायरसेस हैं क्या। कोरोना वायरसेस हमारे साथ बहुत समय से हैं, वो कोई नए वायरसेस नहीं है। एक्चुअली कोरोना वायरसेस एक बहुत बड़ा समूह है, परिवार है, जिसमें लगभग 150 से भी ज्यादा वायरसेस आते हैं। लेकिन सिर्फ 6 से 7 कोरोना वायरसेस ऐसे हैं जो मनुष्यों में इन्फेक्शन करते हैं। इसके अलावा ज्यादातर कोरोना वायरसेस पशुओं और पक्षियों में ही पाए जाते हैं। आपने सार्स और मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस का नाम सुना होगा। ज्यादातर कोरोना वायरसेस साधारण सर्दी, खांसी, बुखार की तरह ही प्रकट होते हैं, लेकिन ये 2 कोरोना वायरसेस 2003 में जो सार्स का आउटब्रेक हुआ, जो महामारी हुई, और 2012 में जो MERS यानी मिडिल रेस्पिरेटरी सिंड्रोम नाम की महामारी हुई, ये दोनों ही एपिडेमिक्स में हजारों की तादाद में लोग ग्रसित हुए थे और उनकी मृत्यु भी हुई थी। तो ये 2 कोरोना वायरसेस अभी तक हमारे लिए घातक साबित हुए हैं। और अभी जिस वायरस की हम बात कर रहे हैं, अभी जो पैंडेमिक चल रहा है यानी कि नोवेल कोरोना वायरस, वो भी इन वायरसेस की तरह ही जानलेवा और खतरनाक है। अगर हम ये पुराने वायरसेस से आज के नोवेल कोरोना वायरस की तुलना करें तो ये वायरस थोड़ा अलग दिखाई देता है। इसकी जो जेनेटिक मेकअप है ये सार्स से मिलती जुलती है, लेकिन ये बाकी सब वायरसेस से अलग है। इसका जो ट्रांसमिशन रेट है यानी एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैलने की क्षमता और तेजी, वो पुराने कोरोना वायरसेस से काफी अधिक है। और यही कारण है कि पिछले 3 महीने में यह वायरस इतनी तेजी से पूरे विश्व में फैल चुका है। ये वायरसेस मनुष्य में घुसते कैसे हैं? जैसे मैंने पहले भी बताया, ये कोरोना वायरसेस यूजुअली ज्यादातर पशुओं और पक्षियों में ही पाए जाते हैं। लेकिन जब भी वायरस के जेनेटिक मेकअप में, उसके बनावट में कोई चेंजेस होते हैं, जिसे हम म्यूटेशन बोलते हैं, या फिर मनुष्यों की पशुओं और पक्षियों के साथ में बहुत ज्यादा नजदीकी हो जाती है, जैसे हम लोग इसकी संभावना आ रही है सामने कि वुहान की जो सी फूड मार्केट है वहां से ये बीमारी शुरू हुई, तो इन दोनों ही परिस्थितियों में वायरस पशुओं से और पक्षियों से मनुष्यों में एक्सीडेंटली जंप कर सकता है, जिसे हम लोग स्पिल ओवर बोलते हैं। तो पॉसिबिलिटी यही है कि वुहान की सी फूड मार्केट जो है वहां से ये बीमारी शुरू हुई। अब हमें ये जानना है कि एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में कोरोना वायरस फैलते कैसे हैं। कोरोना वायरसेस यूजुअली ड्रॉपलेट्स के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं, यानी कि एक मरीज जो कोरोना वायरस से पीड़ित है, जिसे कोविड-19 बीमारी है, जब वो छींकेगा, खांसेगा या सांस पी लेगा तो ड्रॉपलेट्स के माध्यम से, ड्रॉपलेट्स यानी बहुत छोटी छोटी बूंदें, अगर मैं आपको उनका साइज बताऊं तो लेस देन 5 माइक्रोमीटर्स, उतनी छोटी बूंदों के ऊपर ये वायरस उनके जरिए बाहर निकलते हैं और पेशेंट के नजदीक में कोई और मनुष्य है तो उसके अंदर प्रवेश कर सकते हैं। एक मनुष्य के अंदर प्रवेश करने का माध्यम यूजुअली नाक, मुंह या आंख रहते हैं। तो अगर आप एक कोरोना वायरस से पीड़ित मनुष्य की
3 फीट के पेरीमीटर में है, उसके रेडियस में है, 3 फीट से एक्चुअली 6 फीट, तो आपको ये कोरोना वायरस की इन्फेक्शन होने की संभावना है। दूसरा मेथड जिससे ट्रांसमिट हो सकता है वो है अगर आप कोरोना वायरस के से पीड़ित मरीज को छुएं या उससे हाथ मिलाएं, जिसके जरिए ये वायरस आपके हाथों पे आ सकता है। और जब हम अपने हाथों को अपने मुंह पर टच करते हैं, मुंह को छूते हैं, जिससे आंखों के जरिए, नाक के जरिए या हमारे मुंह के जरिए ये वायरस हमारे शरीर में प्रवेश कर सकता है। तीसरा, जब भी कोरोना वायरस से पीड़ित मरीज ये वायरस बाहर निकालता है छींकने से या खांसने से या अपने हाथों के जरिए किसी दूसरी सरफेस को टच करता है, तो ये वायरस बाहर की सतहों पर, सरफेसेस पर, जैसे टेबल है, कुर्सी है या आसपास की कोई भी जगह है, वहां पे जाके वायरस बैठ सकता है और ये कई दिनों तक ये सरफेसेस पर सरवाइव कर सकता है, मरता नहीं है। तो कोई भी मनुष्य जब इन सरफेसेस को टच करेगा जहां पे वायरस ऑलरेडी है, तो उसके हाथ कंटैमिनेट होंगे, दूषित होंगे और उन्हीं अपने हाथों से फेस के जरिए वायरस हमारे शरीर में प्रवेश हो सकता है। इसीलिए बार बार हाथों की सफाई पर इतना ज्यादा एम्फेसिस दिया जाता है। तीसरा, हम ये जानेंगे कि कोरोना वायरस से के कोविड-19 के लक्षण क्या हैं, सिम्टम्स जिन्हें हम बोलते हैं साइंस एंड सिम्टम्स। तो जब भी वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करता है, लक्षण तुरंत नहीं दिखाई देते हैं। प्रवेश करने के बाद से लक्षण अपीयर होने तक का जो समय है, सिम्टम्स आने का जो समय है, उसे हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं, जो हर एक वायरल इन्फेक्शन में, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में अलग अलग होता है। अगर हम नोवेल कोरोना वायरस की बात करें तो इस वायरस में इंक्यूबेशन पीरियड आमतौर पे ज्यादातर लोगों में 5 से 7 दिन का देखा गया है। यानी अगर हमारे शरीर में आज वायरस प्रवेश करता है तो ज्यादातर लोगों में 5 से 7 दिन के अंदर ही उसके लक्षण दिखाई देंगे। 99% लोगों में, 99% लोगों में 14वें दिन तक सिम्टम्स आ ही जाते हैं। बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जिनमें 14वें दिन के बाद लक्षण दिखाई देते हैं, और दैट इज द मैजिक फिगर ऑफ 14। आपने सुना होगा 14 दिन का क्वारंटीन, बार बार बातें चल रही हैं। दूसरी एक चीज जो हमें जाननी है वो ये है कि एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ मरीज ऐसे भी होते हैं जिनमें वायरस के शरीर में प्रवेश करने के बावजूद लक्षण शायद ना दिखाई दें, यानी इन्हें हम लोग एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स बोलते हैं। पेशेंट के शरीर में वायरस है और पेशेंट दूसरे लोगों के लिए भी इन्फेक्टिव है, यानी उसका वायरस दूसरों को भी फैल सकता है, लेकिन उसे खुद से कोई साइंस और सिम्टम्स नहीं है, न सर्दी है, न खांसी है, न बुखार है। तो ऐसे लोगों से इन्फेक्शन होने की संभावना, कम्युनिटी में दूसरे लोगों तक फैलने की संभावना काफी ज्यादा होती है, बिकॉज पेशेंट को खुद से नहीं पता चलता है कि मुझे कोरोना वायरस की बीमारी है। अब हम ये जानते हैं कि ये वायरस को हम अपने से दूसरों में फैलने से कैसे रोक सकते हैं या खुद को इस वायरस से कैसे बचा सकते हैं। ये चीज हमारे लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि वायरस हम तक ऑलरेडी पहुंच चुका है, और आप सभी जान चुके होंगे कि गुजरात में भी कोरोना वायरस के केसेस जो कल सुबह तक नहीं थे, कल शाम से हमारे पास इंफॉर्मेशन आ चुकी है कि गुजरात में भी कोरोना वायरस के कंफर्म्ड केसेस पाए जा चुके हैं। सो ये हमारे डोर स्टेप तक ऑलरेडी पहुंच चुका है। दूसरी एक चीज, ये वायरस हमारे लिए नया है, हम इससे इम्यून नहीं है, यानी हमारे शरीर में इस वायरस से लड़ने के लिए रोग प्रतिकारक शक्ति नहीं है। तो इस वक्त हमें क्या करना यही है कि हमें खुद को इस बीमारी से बचाना है। अगर हम खुद को बचाएंगे तो हम दूसरों को बचा पाएंगे। कल आप सभी ने हमारे माननीय प्रधानमंत्री मिस्टर मोदी का भाषण सुना होगा, जिसमें उन्होंने जनता से अपील की है कि खुद को इस बीमारी से बचाइए और सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करिए, जो मैं आपको विस्तार में अभी समझाऊंगी। सो बेसिकली हमको कुछ ऐसे चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है जिससे ये बीमारी को हम अपने देश में, भारत में फैलने से बचा सकें, और बाकी दूसरे देश, आपने चीन से और इटली से आते हुए वीडियोस मीडिया पे देखे होंगे या सुना होगा
कि इन दोनों ही देशों में और काफी दूसरे देशों में भी इस वायरस की वजह से हाहाकार मचा हुआ है, बहुत ज्यादा हालत खराब है। जो हेल्थ केयर सिस्टम है यानी हॉस्पिटल्स हैं वो इतने ज्यादा अफेक्ट हो चुके हैं कि टूट चुकी है, पूरी जो प्रणाली है वो वहां पे टूट चुकी है। सो हमें अपने देश के अंदर ये वायरस इतना ज्यादा ना फैले और इतना प्रभावित हमें ना करे, उसके लिए हमें बहुत अच्छे से समझ लेना पड़ेगा कि हमें क्या करना है। सबसे पहली और सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो है वो यह है कि हमें खुद को सोशली आइसोलेट कर लेना पड़ेगा। हमें भूल जाना पड़ेगा कि हम सोशल एनिमल्स हैं, यानी कि हमें भीड़ का हिस्सा बनने से खुद को रोकना पड़ेगा। जितना हो सके आने वाले 15-20 दिनों से 1 महीने तक, जब तक ये बीमारी कंट्रोल में नहीं आ जाती, जितना हो सके खुद को घर में ही सीमित रखें। इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि ऑलरेडी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, मॉल्स हैं, पब्लिक क्लब्स हैं, स्विमिंग पूल्स हैं, ये सब ऑलरेडी शट डाउन हो चुके हैं गवर्नमेंट के निर्देशों के हिसाब से। कोशिश करें कि जितना हो सके घर के बाहर ना निकलें। जब तक आप घर के अंदर हैं तब तक आप सुरक्षित हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब है कि आप दूसरे लोगों से खुद को दूर रखें। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है अपने हाथों की सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखें। अगर आप बाहर निकल रहे हैं खासकर, तो घर के अंदर प्रवेश करते ही अपने हाथों को तुरंत साबुन और पानी से धोएं। घर की किसी भी और चीज को या किसी भी और आपके जो घर के सदस्य हैं उन्हें छुए बिना। अगर आपके पास बाहर सोप और पानी अवेलेबल है, साबुन और पानी, तो बाहर भी अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहें। अगर साबुन और पानी की व्यवस्था नहीं है तो अपने पास एक छोटा हैंड सैनिटाइजर रखें जिससे आप अपने हाथों को स्वच्छ रख सकें। तीसरी चीज का जो हमें ध्यान रखना है वो ये है कि बाहर जाते वक्त हमको सब लोगों को मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ उन्हीं लोगों को मास्क लगाना है जिन्हें खुद से सर्दी, खांसी या बुखार जैसे लक्षण हैं, या फिर जो लोग कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों की देखभाल में इन्वॉल्व हैं, जैसे हम लोग डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, हॉस्पिटल के दूसरे स्टाफ हैं, या फिर आप घर पे किसी भी कोरोना वायरस से पीड़ित मरीज की देखभाल कर रहे हैं। तब नॉर्मल लोगों को मास्क इसलिए नहीं लगाना है क्योंकि मास्क लगाने से हमें एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलती है। लोग ये समझते हैं कि मैंने मास्क लगा लिया तो मुझे अब इन्फेक्शन नहीं होगी, जो सही नहीं है। उसका कारण ये है कि वायरस के शरीर में प्रवेश करने का जो मेन माध्यम है वो है हमारे हाथ। दूसरी चीज, जब आप मास्क को लगाते हैं तो हम बार बार मास्क को टच करते हैं, उसकी पोजीशन एडजस्ट करते हैं और उस परिस्थिति में हम अपने हाथों को बार बार दूषित करते हैं। तो मास्क लगाने से बहुत ज्यादा अपने को लाभ होने वाला नहीं है। एक और चीज हमें जो ध्यान रखनी है वो ये है कि अगर आपको कोई भी रेस्पिरेटरी इंफेक्शन है, सर्दी है, खांसी है, बुखार है, तो कृपा करके आप बाहर ना जाएं, अवॉइड करें जाना, क्योंकि आपकी इन्फेक्शन दूसरे लोगों को लग सकती है। आपने क्वारंटीन नाम का शब्द सुना होगा। क्वारंटीन उन लोगों के लिए है जो लोग ट्रैवल करके आए हैं बाहर ऐसे कंट्रीज से जहां पे ये इन्फेक्शन फैली हुई है, और इनफैक्ट अब हमारे देश में भी आ चुका है। तो ऐसे स्टेट्स जहां पे वायरस की संख्या काफी ज्यादा है, जैसे महाराष्ट्र है, केरला है, तो उन स्टेट से अगर आप जाके आए हैं, इट्स बेस्ट कि आप 14 दिन तक घर पे ही रहें। आपको कोई लक्षण नहीं है तो भी क्वारंटीन जो है वो हेल्दी लोगों के लिए होता है, यानी आपके शरीर में वायरस के होने की संभावना है लेकिन अभी तक आपको लक्षण नहीं आए हैं। तो वो 14 दिन जिसमें लक्षण आ सकते हैं उनमें आपको खुद को ऑब्जर्व करना है और आपको दूसरे लोगों से अलग रखना है, घर पे ही सीमित रखना है, जिसे हम लोग होम क्वारंटीन बोलते हैं। अगर इस दौरान आपको कोई भी लक्षण दिखाई देते हैं तो फिर आपको उस केस में तुरंत गवर्नमेंट हेल्थ अथॉरिटीज को या गवर्नमेंट सेंटर पे जहां पे कोविड-19 का टेस्ट होता है वहां इन्फॉर्म करना है तुरंत। अभी तक गवर्नमेंट ने प्राइवेट लैब्स को कोरोना वायरस टेस्टिंग के लिए ऑथोराइज नहीं किया है, तो अभी जितने भी टेस्ट हैं कोरोना वायरसेस के वो गवर्नमेंट एक्रेडिटेड सेंटर्स में ही हो रहे हैं, जिन्हें ICMR एक्रेडिटेड लैब्स बोलते हैं हम लोग। अगर हम गुजरात की बात करें
तो बीजे मेडिकल कॉलेज और एमपी शाह मेडिकल कॉलेज जामनगर, बीजे अहमदाबाद में और जामनगर में एमपी शाह, ये दो ही ऐसी जगह हैं जहां पे कोरोना वायरस की टेस्टिंग की जा रही है। आने वाले कुछ दिनों में शायद प्राइवेट लैब्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इस वायरस के लिए हम लोग टेस्टिंग शुरू कर देंगे, बट अभी फिलहाल के लिए प्राइवेट लैब्स में ये टेस्टिंग उपलब्ध नहीं है। अब बात करते हैं इस वायरस से की इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट की। जैसे मैंने पहले भी बताया कि हमारे पास इस वायरस से लड़ने की रोग प्रतिकारक शक्ति नहीं है, बिकॉज ये वायरस हमारे लिए नया है। और जब भी कोई नई इन्फेक्शन हम पे अटैक करती है तो हमारे बॉडी को उससे लड़ने के लिए नेचुरल डिफेंस पैदा करने के लिए, यानी एंटीबॉडीज बॉडी में उत्पन्न होने के लिए समय लगता है, वो तुरंत नहीं होता है। तो उस टाइम पे हमें ध्यान रखना है ये सारी चीजों का जो मैंने आपको समझाई। दूसरा, इस वायरस से लड़ने के लिए हमारे पास अभी कोई वैक्सीन भी नहीं है। क्लिनिकल ट्रायल्स, रिसर्चेस ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं वैक्सीन के लिए। शायद होपफुली हमारे पास इस वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन आने वाले कुछ महीनों में या साल में उपलब्ध हो जानी चाहिए, लेकिन फिलहाल इस वायरस से बचाने के लिए खुद को हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं है। अगर इस वायरस की इन्फेक्शन हमें लग जाती है तो क्या करना है? ट्रीटमेंट भी हमारे पास कोई FDA अप्रूव्ड ड्रग्स नहीं है। आपने मीडिया में सुना होगा, न्यूज में सुना होगा कुछ मेडिसिन के नाम, लोपिनावीर, रिटोनावीर, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, रेमडेसिविर, ये सभी मेडिसिन जो हैं ये कुछ हद तक कामयाब हो रही हैं इस वायरस के ट्रीटमेंट में, लेकिन कोई भी मेडिसिन ऐसी नहीं है जो FDA अप्रूव्ड है और जिसमें हम श्योर शॉट कह सकें कि हाँ ये भी वायरस की इन्फेक्शन है और इस दवा से इन्फेक्शन ठीक हो ही जाएगी। एक और चीज जो हम सबको बहुत अच्छे से समझनी है कि हमें सचेत रहना है, हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, बाहर नहीं जाना है, लेकिन पैनिक नहीं करना है। पैनिक यानी इतना नहीं डर जाना है। इतनी सारी जो खराब चीजें हैं उसके साथ एक अच्छी न्यूज ये भी है कि जितने भी पेशेंट्स को ये इन्फेक्शन होती है वो सभी पेशेंट्स में वायरस बहुत जानलेवा या खतरनाक साबित नहीं होता है। जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे पास अभी अवेलेबल है, ज्यादातर इंफॉर्मेशन हमारे पास चाइना और इटली से ही है। उसमें सभी स्टडीज में ये पाया गया है कि 80 से 85% लोगों में ये इन्फेक्शन यूजुअली एक सामान्य सर्दी, खांसी या बुखार की तरह ही प्रकट होती है और सेल्फ रिकवरिंग होती है। सेल्फ रिकवरिंग यानी अगर हम रेस्ट करें, पैरासिटामोल से बुखार को कंट्रोल में रखें और अच्छे से पानी वगैरह पिएं, लिक्विड्स का इंटेक अच्छा करें, स्लीप अच्छी लें, अच्छे से सोएं, इम्यूनिटी का ध्यान रखें, तो ये इन्फेक्शन अपने आप रिकवर हो जाती है। 15% लोग ऐसे हैं जिन्हें अस्पताल में एडमिट करने की जरूरत पड़ती है और ऑक्सीजन की सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, और उसमें से 5% लोग ऐसे हैं जिन्हें आईसीयू में एडमिट करने की जरूरत पड़ती है, यानी वो सही में क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है उन पेशेंट्स की और उन्हें वेंटिलेटर पे रखना पड़ता है। अगर हम मोर्टेलिटी रेट की बात करें यानी मृत्यु दर, तो मृत्यु दर इस इन्फेक्शन में अभी तक 2 से 3% पाया जा रहा है। यानी अगर 100 लोगों को इस वायरस की इन्फेक्शन होती है तो उसमें से 2 या 3 लोग ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो जाएगी। अगेन जितनी भी स्टडीज हैं हमारे पास उसमें ये पाया जा रहा है कि कुछ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पेशेंट्स हैं जिन्हें इस वायरस से बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, बिकॉज मोर्टेलिटी जो है, मृत्यु, वो इन्हीं ग्रुप ऑफ पेशेंट्स में ज्यादा पाई जा रही है। वो है वृद्ध लोग, बूढ़े लोग, 60 से 65 साल से जिनकी ज्यादा उम्र ज्यादा है। दूसरा वो पेशेंट्स जिन्हें हार्ट प्रॉब्लम्स हैं यानी कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस हैं। तीसरा वो मरीज जिन्हें डायबिटीज है, और ऑफ कोर्स वो सारी बीमारियां जिससे शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति कम होती है। वो क्रॉनिक किडनी की डिजीज हो सकती है, लिवर की डिजीज हो सकती है, या फिर ऐसी कोई भी बीमारी जिन्हें हम इम्यूनो कॉम्प्रोमाइजिंग कंडीशंस बोलते हैं। तो उन सारे मरीजों को इस बीमारी में बीमारी का गंभीर रूप धारण करने की जो संभावना है वो ज्यादा है, और मृत्यु दर भी इन्हीं पेशेंट्स में ज्यादा पाया जा रहा है। अंततः मैं यही कहना चाहूंगी कि ये समय आ चुका है जब हमें
अपने पूरे एफर्ट्स लगा के इंटेंसिवली एग्रेसिवली इस बीमारी को रोकना है। आज से और अभी से ये प्रण लें कि हम जितना हो सके घर से बाहर निकलेंगे, घर के अंदर ही खुद को सीमित कर लेंगे। अगर मान लीजिए आपको सर्दी खांसी बुखार होता भी है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं है कि आपको कोरोना वायरस हो गया हो, वो एक साधारण फ्लू भी हो सकता है, इन्फ्लुएंजा भी हो सकता है। कारण कि बिकॉज जितने भी ये इन्फेक्शंस है, रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शंस, फ्लू है, स्वाइन फ्लू है, कोरोना वायरल इन्फेक्शन है, उनके जो लक्षण हैं वो सिमिलर लक्षण, सिमिलर सिम्टम्स हैं, एक जैसे हैं। सर्दी खांसी होना, बुखार होना, वीकनेस होना, बॉडी एक होना। तो लक्षणों के आधार पर खुद को चिंता मत करिए और खुद को लेबल मत करिए कि मुझे कोरोना वायरस तो नहीं हो गया है, पैनिक मत करिए। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हॉस्पिटल्स के अंदर सिर्फ उन्हीं मरीजों को अटेंड करें जिनको सही में अस्पताल की केयर की जरूरत है। अगर आपको सामान्य सर्दी खांसी बुखार है तो कृपा करके अपने आप को घर तक ही सीमित रखें, हॉस्पिटल में दौड़े नहीं। आपके जो फैमिली डॉक्टर्स हैं या फिर आसपास के हॉस्पिटल के जो आपको वेबसाइट पे हेल्पलाइंस मिल जाएंगी। आप हमारे हॉस्पिटल की बात करें तो हमारे कंसल्टेंट्स हैं, उनका फ़ोन नंबर्स हम लोग शेयर कर रहे हैं। हमारी भी सिम्स की हेल्पलाइन है जिस पे आप फ़ोन कर सकते हैं और आप फ़ोन पे ही सलाह ले सकते हैं। अगर डॉक्टर को लगेगा कि आपकी कंडीशन क्रिटिकल है तो आपको वो खुद बुलाएंगे। तो कृपा करके सामान्य बीमारियों के लिए अस्पताल में मत दौड़िए, वो आपके लिए और हॉस्पिटल के स्टाफ के लिए, डॉक्टर्स के लिए, पूरी कम्युनिटी के लिए एडवाइजेबल नहीं है। बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है। जितना मैंने समझाया और जितना हमारे जो लीडर्स हैं वो सब समझा रहे हैं, कृपा करके उन चीजों को फॉलो करिए और इस बीमारी से लड़ने में अपना योगदान दीजिए। धन्यवाद।